बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर उर्दू हिस्सा नज़म 5वीं नज़म की तशरीह के साथ नालेजूद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। इससे पहले हम 4 नज़में जो हैं उनकी तशरीह और मशक़ें हल कर चुके हैं और हिस्सा गज़ल भी मुकम्मल हल कर चुके हैं, जो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई आएगी, आप उस पर क्लिक करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। आज की नज़म खड़ा डिनर सैयद मोहम्मद जाफ़री ने लिखी है। सैयद मोहम्मद जाफ़री एक मज़ाह निगार हैं जो फ़न क्रिएट करते हैं, अपनी तहरीरों से, अपने शायर अशार से, अपने मिसरों से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाते हैं। लेकिन इनकी जो मज़ाह निगारी है वो कुछ इस तरह है कि ये लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट तो लाते हैं लेकिन माशरे पर तनकीद भी कर देते हैं। माशरे में जो ख़राबियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, जो बुरे अमाल हैं, जो नेगेटिविटी है, उसको खुल के निशाना बनाते हैं और इनकी शायरी का जो मज़ाहिया अंदाज़ है उस कारी को अपने साथ जोड़े रखता है। वो आखिर तक उसमें दिलचस्पी भी लेता है और जो मकसद है शायर का वो भी हल हो जाता है, और कोई जो इस्लाह करने वाला हो, जिसके दिल में थोड़ी सी गुंजाइश है, वो अपनी इस्लाह भी कर लेता है। इसी तरह आज की नज़म है खड़ा डिनर, जिसमें हमारे शादी ब्याह की या फंक्शंस की तकरीबात में खाने के वक्त का मंजर बयान किया गया है और जिस तरह खाना ज़ाया हो रहा है, जिस तरह हम बेसब्री का मुजाहरा कर रहे हैं खाने पर, उसको निशाना बनाया गया है। देखें हमारा कितना प्यारा मज़हब है, उसकी तालीमात हैं कि आप खाना आहिस्ता आहिस्ता खाएँ, भूख रख कर खाएँ, चबा कर खाएँ, ज़रूरत से ज़्यादा खाना अपने बर्तन में मत डालें, ठीक है। ये चीज़ें हमें सिखाई गई हैं। लेकिन हम खाने की किसी तकरीब में जाते हैं और जानवरों की तरह, अशरफुल मखलूक़ात होने के बावजूद जानवरों की तरह खानों पर टूट पड़ते हैं, खानों को ज़ाया कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी सोसाइटीज़ में, अब यहाँ लफ्ज़ खड़ा डिनर है, तो हमारा देखो, हमारा एक अपना तरीका था। हम ज़मीन पर दस्तरख्वान बिछाकर, बैठकर, चांदनी बिछाकर आराम से खाना अपने मेहमानों को सर्व किया करते थे। फिर कुछ लोगों को यूरोप की, मगरिब की नकल करने की आदत थी, वो हर चीज़ में उसको नकल करते थे, तो उन्होंने खाने के ये नए तरीके जो है मुतारिफ़ करा दिए। अब खाने का एक नया तरीका जो कुछ वक्त तक तो हमारे शहर में भी राइज था, अब भी बहुत सी जगहों पर राइज है, कि क्या कर दिया जाता है, खाने के वक्त एक मेज़ें, 2-3 मेज़ें जो है रख दी जाती हैं और 300-400 लोगों जो हैं उनको कहा जाता है कि चलो आ जाओ खा लो। वहाँ बहुत सी डिशेस पड़ी होती हैं और बस लोग उस पर अटैक कर देते हैं। बेसिक मकसद तो इसका यह है कि आपको एक प्लेट, एक चम्मच दे दिया जाता है, खाने पड़े हुए हैं, आप अपनी मर्ज़ी के खाने डालें, जितना आपने खाना है वो खा लें। लेकिन हमारे लोग हैं, हमारे लोग, क्या हमारे लोग इस चीज़ के लिए रेडी हैं? क्या हमारे लोगों को इतनी तरबियत है, इतनी अखलाकी तरबियत है कि इस खाने को किस तरह खाना है? क्या हमें हम ट्रेन लोग हैं, हमें अखलाकियात का कुछ पता है? तो हमें अपने कल्चर को भी देखना है, हमारा कल्चर किस तरह है। तो हम क्या करते हैं, भूखों की तरह 200-300 बंदे होते हैं और 4-5 डिशेस की जो हैं पड़ी होती हैं और उस पर टूट पड़ते हैं। जो गोश्त वाली डिशेज हैं, जो चिकन है, वो तो सबसे पहले गायब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। पीछे कुछ चावल वगैरह बच जाती हैं, उसमें से भी गोश्त गायब हो जाता है। तो बहुत से मेहमान भूखे आ जाते हैं, भूखे वापस आ जाते हैं। बहुत से मेहमानों को खाना सही नहीं मिलता, बहुत से ज़्यादा खाना जो है, आधे से ज़्यादा खाना जो है वो इसमें ज़ाया हो जाता है। तो इस मसले पर जो है नज़र डाली गई है। खड़ा डिनर, इसको हम देखेंगे। हो सकता है इस नज़म को पढ़ने के बाद मुझ में या आप में कुछ ऐसी आदतें हों तो हम इनको तर्क कर दें या इन पे काबू पा लें। खड़ा डिनर, डिनर रात के खाने को कहते हैं। वो जो खड़ा होकर खाया जाए, यानी एक मेज़ लगा दी जाती है, बूफे सिस्टम होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से जितना खाएं और खाएं, वहीं पे खड़े खड़े खा लें, तो इसको खड़ा डिनर कहते हैं। तो चलें अब हम पहले बंद की तशरीह देखते हैं। खड़ा डिनर है, गरीबुद्दियार खाते हैं, बने हुए शित्र बेमहार खाते हैं और अपनी मेज़ पर होकर सवार खाते हैं, कुछ ऐसी शान से जैसे उधार खाते हैं। शिकम गरीब की फर्स्ट एड होती है, डिनर के साए में फौजी परेड होती है। खड़ा डिनर, वो डिनर जो खड़े होकर खाया जाए, बूफे टाइप सिस्टम। गरीबुद्दियार का मतलब है वतन से दूर, बेवतन, परदेसी, मुसाफिर खाते हैं।
अब खड़े होकर जो डिनर कर रहे हैं इनको वो गरीबुद्दयार का है। गरीबुद्दयार बेवतन, हालांकि तो बेवतन तो नहीं होते, लेकिन गरीबुद्दयार बेवतन परदेशी का लफ्ज़ इसलिए कहा है कि ये लोग अपने मुल्क में रहते हुए, अपनी तहजीब के होते हुए, अपने कल्चर के होते हुए यूरोप वालों का, मगरब वालों के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो शायर ने कहा है कि ये बेवतन हैं, ये यहाँ रह के उस मुल्क के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, उस तहजीब के पीछे भाग रहे हैं, हालांकि वो तहजीब दुरुस्त नहीं है लेकिन ये उसके पीछे भाग रहे हैं। तो शायर ने ऐसे लोगों के लिए गरीबुद्दयार, ये बेवतन है, ये अपने वतन से दूर हैं, अपनी तहजीब से दूर हैं, तो इनको गरीबुद्दयार कहा है। अब खड़ा डिनर है, खड़े होकर डिनर है, गरीबुद्दयार खा रहे हैं। बने हुए शतर, शतर कहते हैं ऊंट को, कैमल। बेमहार, देखो ऊंट होता है ना, ऊंट के गर्दन में एक रस्सी डाली जाती है, उसके मुंह में से गुजार के, नाक में से गुजार के, और वो रस्सी जो ऊंट चलाने वाला होता है उसने पकड़ी होती है। इसको ऊंट की महार कहते हैं। इस महार को आप इस तरफ ले आओ तो ऊंट भी इस तरफ आएगा, इस महार को आप उस तरफ ले जाओ तो ऊंट भी उस तरफ जाएगा। ऊंट का जो चलना है वो इस रस्सी का होता है। तो शतरे बेमहार, इसको महार कहते हैं। और बेमहार यानी इसकी कोई रस्सी नहीं है, इसको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो ऊंट की जब कोई गाइड करना हो तो वो आप देखो, रनिंग कैमल लिख कर सर्च करो तो ऊंट किस तरह भागता है। ऊंट बेमहार भागता है, कोई इधर भागता है, कभी उधर भागता है, रास्ते में जो चीज़ आए उसको टक्कर मारकर गिरा देता है, तोड़ देता है। ठीक है, तो एक ऐसे ऊंट की तरह ये लोग भाग रहे हैं जिसकी कोई रस्सी नहीं है। डिनर का टाइम है, अपनी प्लेट उठाए हुए कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहाँ भाग रहा है, कोई डायरेक्शन इनकी नहीं है। बेमहार, बने हुए शतर बेमहार खाते हैं, यानी एक ऊंट की तरह जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये लोग इस तरह खा रहे हैं बगैर किसी डायरेक्शन के। कोई कस्टर्ड जिसको मिल गया वो कस्टर्ड पहले खा रहा है, कोई खीर जो मिल गई वो पहले खीर खा रहा है, कोई खीर के ऊपर चटनी डालकर खा रहा है। कोई डायरेक्शन ही नहीं है, बस जो चीज़ सामने आ गई उस पर टूट पड़ो, उस पर अटैक कर लो। और अपनी मेज़ पर होकर सवार खाते हैं, जिस तरह घोड़े पर बैठे होते हैं ये मेज़ पर सवारी कर रहे हैं। मतलब इसका ये हुआ, देखो वहाँ कुछ टेबल्स पड़ी होती हैं तो उस पर खाना होता है, आप जाओ टेबल के पास से खाना डालो और उसके बाद आप साइड पे चले जाओ, वहाँ कुर्सियाँ भी होती हैं, आप किसी चेयर पे बैठ जाओ, साइड पे खड़े होकर खाओ। लोग क्या करते हैं, ये मेज़ पे सवार हो जाते हैं, ये मेज़ पे आके खाना डालते हैं, वहीं पे खाना शुरू कर देते हैं। जैसे ये प्लेट खत्म हो मैं और ले लूँ, यानी मेज़ को कवर रखा हुआ है, मेज़ को खाली नहीं छोड़ा है। तो मेज़ें एक दो होती है, मेहमान 300-400 होते हैं, तो ये मेज़ पर सवार होते हैं कि जगह ही नहीं छोड़ते, जो पीछे जो मेहमान है उसके आने के लिए जो है ये जगह ही नहीं छोड़ते, तो बेमहार खाते हैं। ठीक है, मेज़ पर सवार होकर खा रहे हैं, मेज़ को बिल्कुल कवर किए हुए, आगे जगह नहीं है। कुछ ऐसी शान से जैसे उधार खाते हैं। एक बहुत माशी बुराई का निशानदही की जा रही है कि कुछ लोग जो कर्ज ले लेते हैं और वापस नहीं करते, इसको उधार कहते हैं। तो ये बहुत बुरी बात है, कर्ज लेके वापस करना चाहिए, लेकिन लोग कर्ज ले लेते हैं और उनकी नीयत ये होती है कि वापस नहीं कर रहा तो वापस नहीं करते, कर्ज ले लेते हैं वापस नहीं करते, उधार खा गए। ठीक है, तो पहले अगर आपने किसी को कर्ज दिया हुआ तो आपको पता होगा कर्ज वापस लेने के लिए बाकायदा मिन्नत समाजत करनी पड़ती है। वो कर्ज वापस भी कर रहा है तो आप पे एहसान कर रहे हैं। तो जिस तरह उधार खा लेते हैं इंसान, औरों से लेकर खा लेते हैं, औरों का माल होता है तो उसको खर्च भी खुला कर देता है, वो वापस भी नहीं करता। तो कुछ ऐसी शान से जैसे उधार खाते हैं। तो इस तरह ये लोग खाना खा रहे हैं, लग रहा है कि ये लोग किसी से कर्ज लिया हुआ है और बस उसको खा रहे हैं कि ये इसको वापस नहीं करना। शिकम कहते हैं पेट को, स्टोमिक। गरीब, शिकम गरीब, यहाँ शिकम गरीब का मतलब है कि एक ऐसा पेट जिसको एक दिन 2 दिन खाना ना मिला हो, जिसको खाना मिलता ही नहीं है, बहुत बुरी हालत में है। शिकम गरीब की यूँ फर्स्ट एड इब्तदाई तभी इमदाद होती है। अब इस शिकम गरीब पेट को गरीब इसलिए कहा, या तो इसको खाना नहीं मिलता, या इस पर इतना ज़्यादा लोड डाल दिया अपने पेट पे कि फुल भर जाता है। और शायर जो है पेट से हमदर्दी कर रहा है कि शिकम गरीब का उसको कह रहा है। फर्स्ट एड इब्तदाई तभी इमदाद। देखो इब्तदाई तभी इमदाद, अगर कोई मर रहा हो, कोई हादसा हो जाए तो उसकी जान बचाने के लिए उसको फर्स्ट एड दी जाती है, जो इमदाद दी जाती है उसको फर्स्ट एड कहते हैं। तो कह रहा है कि ये लोग इतने भूखे लग रहे होते हैं, ये तकरीब में आए होते हैं, भूखे होते हैं, इस तरह लग रहा होता है इन्होंने 2 दिन से खाना नहीं खाया और इनका पेट बिल्कुल खाली होता है। अक्सर लोग इस तरह करते हैं, तकरीब में जाना हो तो कुछ खाए बगैर चले जाते हैं, तो भूख से वो बिलबिला रहे होते हैं। दूसरा इन तकरीबात में खाना भी लेट मिलता है,
खाना भी लेट मिलता है और वो पहले से भूखे होते हैं, तो उनका पेट बहुत बुरी हालत में होता है, शिकम बहुत गरीब होता है, फर्स्ट एड तो ये मरने वाला होता है। तो ये जो खाना जो खा रहे होते हैं तो उसकी पेट की इब्तदाई तभी इमदाद हो जाती है। ठीक हो गया। तो यूँ ये अपने पेट की जो है फर्स्ट एड कर रहे होते हैं, पेट की जो है मदद कर रहे होते हैं। डिनर के साए में, डिनर के साए में या डिनर के शक्ल में फौजी परेड। फौजी परेड में क्या होता है, इसलिए सारे फौजी खड़े होते हैं, कोई इधर जा रहा होता है, कोई इधर जा रहा होता है, तो फौजी परेड हो रही है। तो कहते हैं ये वो बिल्कुल डिनर तो नहीं हो रहा है, डिनर की बजाय ये तो एक फौजी परेड हो रही है, सब लोग अटेंशन खड़े हैं, सब ने प्लेटें ली हुई हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, खड़े होकर खा रहे हैं। तो ये एक तरह से फौजी परेड हो रही है। तो पहले बंद में कुछ भी मुश्किल नहीं थे, आप अपने वर्ड्स में तशरीह में कुछ भी लिख सकते हैं। एक सैम्पल ऑफ जो तशरीह का वो मैं भी लिखा हुआ आपको दिखा देता हूँ। तो बस जो पॉइंट्स जहन में रखना है, गरीब दियार से क्या मुराद है, शतर बेमहार से क्या मुराद है, ठीक है, मेज़ पर सवार होकर खाने से क्या मुराद है, उधार खाने से क्या मुराद है, फर्स्ट एड का क्या मतलब, शिकम गरीब की फर्स्ट एड का क्या मतलब। ये 4-5 पॉइंट्स हैं, इनको आप लोगों ने नज़र में रखना है। और अब हम इसकी लिखी हुई तशरीह देखते हैं। खड़ा डिनर है गरीब दियार खाते हैं, बने हुए शत्र बेमहार खाते हैं, और अपनी मेज़ पर होकर सवार खाते हैं, कुछ ऐसी शान से जैसे उधार खाते हैं। डिनर शिकम गरीब की फर्स्ट एड होती है, डिनर के साए में फौजी परेड होती है। ये बंद सैयद ज़मीर जाफ़री की मुसद्दस नज़म खड़ा डिनर से लिया गया है, जिसमें आपने माशरती तकरीबात में खाने पीने के तौर तरीक़ों के ज़रिए मगरबी तहज़ीब की अंधी पैरवी पर गहरा तंज़ किया है। ज़मीर जाफ़री ने मगरबी तहज़ीब की अंधी पैरवी करने वालों को अपने मकामी तौर तरीक़ों और रस्म रवाज से दूर हो जाने की बिना पर देसी कहकर मुखातिब किया है, क्योंकि ये जिस मुल्क के कल्चर पर अमल पैरा हैं इससे काफ़ी दूर हैं। शायर ने बेहंगम तर्ज़ अमल की वजह से इन लोगों को बेकाबू ऊँटों से तशबीह दी है कि ये लोग मगरबी तकलीद में इस कदर मसरूफ़ हैं कि उन्हें अपनी शनाख्त का कोई ख्याल नहीं रहा। शायर के बकौल सब लोग खाने पीने की मेज़ पर ऐसे बैठे थे जैसे किसी घोड़े पर सवार हों, और इस तरह खाना खा रहे थे जैसे किसी से वापस ना करने की नीयत से कर्ज मांग कर खा रहे हों। यूँ लग रहा था कि ये लोग बहुत शदीद भूखे हैं, अगर इनके पेट में फौरी ग़ज़ा ना पहुँची तो ये सब के सब मर जाएंगे। लोगों के कतारों में खड़े होकर खाने की वजह से तकरीब शादी कम और फौजी परेड ज़्यादा लग रही थी। इस तरह खड़े होकर खाने से इनकी अपनी इनफरादियत ख़त्म होती जा रही है और लोग अपनी शनाख्त भूलते जा रहे हैं। शायर ने बड़ी खूबसूरती से हमें अपने माशरती रवैयों पर गौर करने की दावत दी है। खड़े हैं मेज़ किनारे जो एक प्लेट लिए, इन्हीं ने कोफ्ते अपने लिए समेट लिए। इधर उधर के जो खाने थे सब समेट लिए। खड़ा था पीछे सो मैं रह गया प्लेट लिए। ये मेज़ हो गई खाली, अब और क्या होगा, पुलाव खाएंगे अहबाब फातिहा होगा। जिस तरह मैंने शुरू में मरकज़ी ख्याल में बताया था कि खाने की तकरीब में कुछ मेरी तरह के शरीफ लोग होते हैं, तो वो ज़रा साइड पे हो जाते हैं कि जी ज़रा रश कम हो जाए, फिर हम जाके खाना डालते हैं। तो आगे तो लोगों ने मेज़ें कवर की होती हैं, रास्ते बंद किए होते हैं, जो पीछे रह जाते हैं या रश की वजह से आगे नहीं जा सकते। तो इस बंद ने उनके ऊपर एक रोशनी डाली गई है कि वो बेचारे भूखे रह जाते हैं। जब मेज़ के नज़दीक जाते हैं तो मेज़ पे सारे खाने ख़त्म हो चुके होते हैं। खड़े हैं मेज़ किनारे। मेज़ किनारे यानी मेज़ के बिल्कुल साथ जो एक प्लेट लिए, यानी मेज़ के साथ जो लोग प्लेट लेकर खड़े हुए हैं मेज़ के बिल्कुल साथ, इन्हीं ने कोफ्ता एक डिश है जिसमें गोश्त को कुचल के कीमा बना के उसके गोल गोल बाल्स बना के शूरबे में डाल दिए जाते हैं। तो अपने लिए अपनी प्लेट में समेट लिए कोई चीज़ बिखरी हुई चीज़ हो तो उनको आपस में एक जगह जमा करके कलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो वो कोफ्ता वाला जो सालन इस तरह होता है कि उसमें कुछ बाल्स होते हैं, बाकी शूरबा होते हैं। तो जो लोग मेज़ के साथ खड़े होते हैं वो जल्दी जल्दी वो बाल्स अपनी प्लेट में डाल देते हैं और पीछे सिर्फ वो वाटर शूरबा जो है वो बच जाता है। सारे कोफ्ते ये अपनी प्लेट में डाल देते हैं। एक बंदा एक की बजाय 4-5 डाल देता है। इधर उधर मतलब के जो खाने यानी कुछ रिवायती डिशेस होती हैं, हर इलाकाई डिशेस होती हैं, कोफ्तों के अलावा कुछ और इलाकाई डिशेस होती हैं, ये वो भी अपनी प्लेटों में डाल देते हैं। यानी बहुत सारा सब समेट लिए, सब कलेक्ट कर लिए,
और इधर उधर के जो मेज़ के साथ खड़ा हुआ है उसने सारे कोफ्ते भी डाल लिए और इधर उधर जो खाने थे वो भी जल्दी जल्दी से अपनी प्लेट में डाल दिए। यानी उतनी उसकी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन उसने जुल्म करते हुए वो सारे अपने लिए डाल दिए। खड़ा था पीछे, मैं पीछे खड़ा था, सो मैं रह गया प्लेट लिए, मैं प्लेट लिए रह गया और सारा खाना जो है वो ख़त्म हो गया। ये मेज़ हो गई खाली, ये मेज़ खाली हो गई। अब और क्या होगा? अच्छा, अब यहाँ इस शेर में शायर ने सनत तज़मीन इस्तेमाल किया है कि एक अकबर इलाहाबादी का शेर है कि बताऊँ आपको मरने के बाद क्या होगा, बताऊँ आपको मरने के बाद क्या होगा, पुलाव खाएंगे अहबाब फातिहा हो। यानी इसको कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। तो ये एक मिसरा जो है इन्होंने अपना ले लिया और एक अकबर इलाहाबादी का लेके सनत तज़मीन जो है उसको इस्तेमाल किया। तो कह रहे हैं ये मेज़ खाली हो गई, अब क्या होगा, पुलाव खाएंगे अहबाब फातिहा होगा। जिस तरह किसी के मरने के बाद लोग वहाँ जाते हैं, उसके चावल वगैरह खाकर उसके हक़ में दुआ कर लेते हैं, तो शायर कह रहा है ये मेज़ खाली हो गई है, तो अब मैं भी सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ जिसने मुझे दावत पे बुलाया, या कोई बचा हुआ कुछ खाना है वो मैं खा लूँगा। ठीक है, पुलाव सादा सा खाना को कहते हैं। ठीक है, मरने पर जो पुलाव पकाया जाता है वो सादा सा चावल होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि शादी पर जो पकाया जाता है तो उसमें गोश्त भी होता है, उसमें मुर्ग़ भी होता है। किसी की वफ़ात पे जो खाना पकाया जाता है उसमें चावल होते हैं जो सादा से होते हैं। तो कह रहा है सादा सा जो खाना बच गया बस मैं वो अपनी प्लेट में डाल के खा लूँगा और जिसने मुझे बुलाया है उसको दुआ दूँगा। ठीक है, फातिहा होगा, दुआ दूंगा यानी उसको एक मतलब ये भी हो सकता है कि उस दिल ही दिल में उसको कुछ बुरा भला जो है कह दूंगा। जिन्होंने खाना समेट लिया उनको भी बुरा भला कहूँगा, जिसने मुझे दावत पे बुलाया है उसको भी मैं अपने दिल में कुछ बुरा भला कह कर जो है बस जो बचा हुआ खाना है वो खा कर आ जाऊँगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो बता रहा हूँ, शायर का कोई और मकसद भी हो सकता है। तो इस शेर की एक लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं और फिर अगले शेर की तरफ जाते हैं। खड़े हैं मेज़ किनारे जो एक प्लेट ली है, इन्हीं ने कोफ्ते अपने लिए समेट लिए, इधर उधर के जो खाने थे सब समेट लिए, खड़ा था पीछे सो मैं रह गया प्लेट लिए, ये मेज़ हो गई खाली अब और क्या होगा, पुलाव खाएंगे अहबाब फातिहा होगा। ये बंद सैयद ज़मीर जाफ़री की मुसद्दस नज़म खड़ा रिनर से लिया गया है, जिसमें आपने माशरती तकरीबात में खाने पीने के तौर तरीक़ों के ज़रिए मगरबी तहज़ीब की अंधी पैरवी पर गहरा तंज़ किया है। शायर ने इस बंद ने खड़े होकर खाने की मगरबी रस्म को तनकीद का निशाना बनाया है और खाने की तकरीब में लोगों की हिर्स और खुदगर्जी को तंज़िया अंदाज में पेश किया है। शायर ने इस तकरीब की यूँ मंजर कशी की है कि लोग मेज़ के किनारे प्लेटें लिए खाने के इंतज़ार में खड़े हैं। कुछ लोग खुदगर्जी और जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए सारे ख़ास खाने सबसे पहले अपने लिए उठा लेते हैं, जबकि शरीफ लोग पीछे खड़े रहने की वजह से कुछ भी हासिल ना कर सके और मेज़ें खाली होने की वजह से खाने से महरूम रहे और दिल ही दिल में दावत में शिरकत करने वालों और दावत में बुलाने वालों को बुरा भला कहते हुए सादा सा खाना खाकर या भूखे ही वापस लौट आए। शायर ने अपने पैगाम दिलचस्प अंदाज में पहुंचाने के लिए आखिरी शेर में सनत तज़मीन का इस्तेमाल करते हुए अकबर इलाहाबादी के मिसरे को नहायत खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। थी एक मुर्गी की टांग और रकीब ले भागा, मेरा नसीब भी जागा पदेर में जागा, कबाब उठाया तो उसमें लपट गया धागा, डिनर ये क्या कि ना पीछा है जिसका ने आगा, ये क्या खबर थी मैं आया था जब डिनर खाने, हकीकतों को संभाले हुए हैं अफसाने। इस शेर में शायर अपने डिनर करने के जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस हुआ उसको बयान कर रहे हैं। थी एक मुर्ग की टांग यानी चिकन पीस, यानी शायर कह रहे जब मैं खाना डालने गया तो एक बर्तन जिसमें मुर्ग पड़े होते थे तो इत्तफाक से उसमें एक मुर्ग की जो टांग है, एक चिकन का पीस है वो बच गया। मैं फ़ौरन आगे बढ़ा के मैं इसको पिक कर लूँ और रकीब ले भागा। देखो रकीब उसे कहते हैं अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो और कोई और बंदा भी उससे मोहब्बत करता है, एक चाहने वाले से दो बंदे मोहब्बत कर रहे हो तो दूसरा बंदा जो उससे मेरे महबूब से मोहब्बत कर रहा है वो मेरा रकीब है, और अगर वो मेरे महबूब को लेकर चला गया तो मैं कहूँगा रकीब ले भागा।
तो अब यहाँ शायर कह रहा है कि वो मूर्ख की टांग जिसमें मेरी भी नज़र थी, उस दूसरे बंदे की भी नज़र थी, उस दूसरे बंदे को रकीब क्या है, ये नहीं है मेरा दुश्मन बन गया, इसने क्या किया, मैं ये मूर्ख की टांग लेने आ रहा था, उसको भी इस मूर्ख की टांग से मोहब्बत थी, लेकिन जब मैं उठाने लगा तो वो उससे उठाकर लेकर भाग गया। मेरा नसीब भी जागा, मेरा किस्मत भी जाग गई, मेरी किस्मत भी चमक गई, मुझे भी बिरयानी, कोफ्ते, कबाब, ये चीज़ें बर्तनों में कुछ कुछ नज़र आने लगी। यानी कह रहा है एक मूर्ख की टांग पड़ी थी, मुझे नज़र आ गई, मेरी किस्मत जाग गई। एक कबाब पड़ा हुआ था, मुझे नज़र आ गया, मेरी किस्मत जाग गई। पर देर में जागा, लेकिन देर से जागा कि अब देर हो चुकी थी, मेरी किस्मत जाग गई, मेरा नसीब जाग गया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। जब तक मैं उस मूर्ख की टांग को उठाने आता, कोई और उसको ले जा चुका था। कबाब उठाया, चलो मूर्ख तो चला गया, वो कबाब उठाते हैं। कबाब उठाया तो उसमें लिपट गया, फंस गया। ठीक है, तो आप कहीं जा रहे हो, मांझा सा पड़ा हो, आपका पाँव उसमें फंस जाता है, तो डोर सी पड़ी हो, पतंग की डोर या धागा पड़ा हो, आपके पाँव में फंस जाता है, तो आप अपना पाँव उससे अलग करते हैं, तो इसको कहते हैं लिपट जाना। या किसी का छोटा बच्चा हो, जब वालिद घर से बाहर जा रहा हो तो भाग के उससे चिमट जाता है, लिपट जाता है। ठीक है, तो कबाब उठाया तो इसमें लिपट गया धागा। तो एक कबाब था, मैंने वो उठाया, लेकिन उसके साथ धागा था, तो वो धागे में फंस गया, और धागे में फंस के वो कबाब वहीं पे गिर गया। खाली स्पून जो है मेरे पास आया। डिनर ये क्या है, ये डिनर ये क्या के न पीछा है, जिसका पीछा मतलब बैक साइड, आगा मतलब फ्रंट, आगा मतलब स्टार्ट, पीछा मतलब एंड। यानी ये तो जिसका कोई ना सर है ना पैर है, कोई नज़्म ज़ब्त इसमें नहीं है, ना स्टार्ट है ना एंड है। स्टार्ट पे थोड़ी सी सर्विंग की जाती है, एंड पे जो है कुछ मीठे वगैरह खाए जाते हैं। तो कह रहा है ये कैसा डिनर है, कोई मीठा शुरू में गायब हो गया है और पुलाव आखिर में बच गया। ठीक है, ना कोई नज़्म ज़ब्ती नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है, ना पीछा ना आगा, कोई सर पैर ही नहीं है। ये कैसी तकरीब है डिनर की, ये क्या खबर थी, ये क्या खबर थी, ये क्या खबर थी, किसको पता था। खबर मतलब न्यूज़। मैं आया था जब डिनर खाने, यानी जब मैं डिनर खाने आया था उस वक्त किसको पता था कि मेरे साथ क्या होगा। मुझे कबाब नहीं मिलेगा, मुझे मुर्ग नहीं मिलेगा, मुझे कोफ्ता नहीं मिलेगा, कोई खाने की चीज़ मुझे मिलेगी नहीं, मुझे खबर ही नहीं थी मेरे साथ ये होगा। हकीकतों को, रियलिटी को संभाले हुए हैं अफसाना, स्टोरीज, फैंटेसी। ठीक है, तो इस दुनिया की तल्ख हकीकत बयान कर रहे हैं। बहुत सी हकीकतों को बहुत से अफसानों ने संभाला हुआ है। एक बंदा बिजनेस करता है तो वो कहता है यार मैं 1 लाख रुपए इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करूंगा और मुझे 2 लाख रुपए प्रॉफिट होगा। ये एक अफसाना है। वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लेता है और वो उसकी 1 लाख की रकम जो है वो भी डूब जाती है। ये हकीकत है, रियलिटी। तो वो लोग अफसानों पे, लोग फंटेसी पे जी रहे हैं। शायद कह रहे हैं मैं डिनर पर गया था तो मेरे जहन में ये था मैं मुर्ग खाऊंगा, मैं कबाब खाऊंगा, मैं कोफ्ते खाऊंगा, लेकिन जब डिनर पर गया तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। हकीकत ये थी। तो ये हमारी ज़िंदगी भी है। हम बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, अमली काम कुछ नहीं करते और हकीकत में हमें जो है बहुत तल्ख सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ कुछ इस शेर के कुछ मज़ीद मायने जो मेरे जहन में आ रहे हैं कि बाज़ औक़ात हमारी किस्मत जाग जाती है वो, लेकिन हम बहुत लेट हो चुके होते हैं। हम एक्टिव हो जाते हैं, हम कोई चीज़ पाने के लिए, हम एग्ज़ाम में पास होने के लिए स्टडी शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। जो फर्स्ट पोजीशन है वो कोई और लेके चला जाता है, जो कॉलेज की एडमिशन सीट है वो कोई और लेके चला जाता है। हम स्टडी बहुत देर से शुरू करते हैं, तो ये वजह है हम हर काम देर से करते हैं, तो हमारी किस्मत जो है वो भी देर से जागती है। तो इस शेर में कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। पीछा और आगा होने से क्या मुराद है, नसीब जागा से क्या मुराद है, रकीब ले भागा इससे क्या मुराद है, हकीकतों को अफसाने संभाले हुए हैं इस बात का क्या मतलब है। ये 3-4 पॉइंट अपने जहन में रखने हैं। इनकी एक लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं, फिर अगले शेर की तरफ जाते हैं। थी एक मुर्ग की टांग और रकीब ले भागा, मेरा नसीब भी जागा पदेर में जागा, कबाब उठाया तो इसमें लिपट गया धागा, डिनर ये क्या के न पीछा है जिसका ने आगा। ये क्या खबर थी मैं आया था जब डिनर खाने, हकीकतों को संभाले हुए हैं अफसाने। इस बंद में शायर ने खाने के प्रोग्राम में पेश आने वाले वाक़यात को इंतहाई मज़ाहिया अंदाज में पेश किया है।
महफिल में उस वक्त काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल बन गई जब शायर को बचे कुछ खाने में एक मुर्ग की टांग दिखाई देती है। शायर तेज़ी से उसकी जानिब लपकता है मगर वो कोई और शख्स उठा लेता है तो शायर के दिल में उसके लिए नफ़रत के जज्बात जाग जाते हैं। शायर दिल ही दिल में अपनी किस्मत को कोसते हुए जब कबाब उठाने की कोशिश करता है तो वो धागे में लिपटा हुआ निकलता है। शायर कहना ये चाहता कि एक मुर्गी जैसी मामूली चीज़ के लिए भी लोग खुद गर्जी का मुजाहरा करते हैं और दूसरों का ख्याल नहीं रखते। शायर इन छोटी छोटी मुश्किलात को मज़ाहिया अंदाज में पेश करते हुए मगरबी तहज़ीब की नकाली पर गहरा तंज कर रहा है कि एक ऐसी तहज़ीब है जिसका कोई सर है ना पैर, कोई तरतीब और निज़ाम नहीं है और सब कुछ बदनज़मी का शिकार है। शायर ने पैगाम देने की कोशिश की है कि ज़िंदगी में किसी भी वक्त अचानक मुश्किलात आ सकती हैं। इंसान जैसा सोच रहा होता है हकीकी ज़िंदगी में इससे मुख्तलिफ सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। हकीकतों का न कहना ज़माना साजी है। ये शख्स देखने में जो बड़ा नमाजी है, यही उड़ाएगा मुर्गी जो मोटी ताज़ी है। डिनर किया है ये घड़दौड़ की सी बाजी है, लगाई भूख में महमीज जिसने पार हुआ, नहीं तो मेरी तरह से डिनर में ख्वार हुआ। अब जो इस नज़म का मकसद था, शायर तेज़ी से अपने मकसद की तरफ आ गए हैं और इस बंद में वो अपना जो मकसद है, जो छुपा हुआ आइडिया है, जो छुपी हुई नसीहत है, वो खुलकर सामने आ गई। हकीकत रियलिटी का न कहना, बयान मत करना, रियलिटी का बयान न करना, ज़माना साजी, ज़माना साजी, ज़माने के साथ चलना, मुनाफिकत अख्तियार करना, चापलूसी करना। यानी एक बंदा है, एक बंदा मेरे सामने खड़ा है और वो बहुत बुरा बंदा है, बहुत बुरा बंदा है, ये हकीकत है। और मैं नहीं बता रहा हूँ कि आप बहुत बुरे हैं, मैं उसको कह रहा हूँ आप बहुत अच्छे हैं। मैं हकीकत बता रहा ही नहीं कि आप बहुत बुरे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुशामद कर रहा हूँ। मैं क्यों नहीं बता रहा हकीकत? क्योंकि ये बंदा मेरा कोई काम कर देगा, मेरा इससे ताल्लुक़ ख़राब हो जाएगा, मैं अपना ताल्लुक़ इससे रखूँगा। ये मुनाफिकत इस बंदे ने कर रहा है और मैं हकीकत बयान नहीं कर रहा। मैं हकीकत बयान नहीं करके मैं भी मुनाफिकत का शिकार हूँ। तो हकीकतों का ना कहना ज़माना साज़ी है। लोग देखने में जैसे होते हैं हकीकत में वैसे नज़र नहीं आते, असल रूप उनका कुछ और होता है। ठीक है, हकीकतों का ना कहना एक मतलब ये भी हो सकता है कि मेरे चेहरे से, मेरे हुलिये से हकीकत आपको, मेरी हकीकत आपको नज़र नहीं आ रही। क्यों नज़र नहीं आ रही? क्योंकि यह ज़माना साजी है। मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के मेकअप अपने मुँह पर जो है लगाए हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मलबूसात मैंने पहने हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िल्टर मैंने लगाए हुए हैं। एक तरह से मुनाफिकत है। तो आप मेरा हुलिया देख के आप कहोगे जी ये तो बहुत अच्छा बंदा है, ठीक है, लेकिन मैंने जो मुनाफिकत का लिबास ओढ़ा हुआ है, जब मैं ये लिबास उतारूँगा तब मेरी हकीकत आपको पता चलेगी। तो हकीकतों का न कहना ज़माना साज़ी, ज़माना साज़ी हम कह सकते हैं चापलूसी या खुशामद करना। ठीक है, खुशामद, किसी की बेजा तारीफ़ करना। हकीकतों का ना कहना ज़माना साज़ी है। अब ये देखो, ये शख्स, ये दिस पर्सन देखने में ज़ाहिरी हुलिया में जो बड़ा नमाजी है। अब एक बंदा देखने में उसकी माशाल्लाह से बहुत अच्छी दाढ़ी भी है, बहुत बड़ा नमाजी भी है, तो मैं कहूँगा जी ये बंदा हमेशा जो है इंसाफ करेगा। लेकिन आगे क्या कह रहा है, यही उड़ाएगा मुर्गी जो मोटी ताज़ी है। मोटी ताज़ी यानी डिनर में एक बहुत मोटा सा चिकन पड़ा हुआ है और यही बंदा ये चिकन उड़ाकर चुरा कर अपने साथ ले जाएगा। ये बंदा तो बहुत बड़ा नमाजी था, मैंने कहा ये बहुत नमाजी है, बहुत इबादत गुजार है, बहुत परहेज़ गुजार है, लेकिन हकीकतों का ना कहना ज़माना साज़ी है। इसने अपने ऊपर एक ऐसा लिबास ओढ़ा हुआ है, मुनाफिकत का लिबास ओढ़ा हुआ है। जो बंदा जो बहुत बड़ा नमाजी लग रहा था, यही चिकन को जो है चुरा कर छुपा कर ले गया और दूसरे लोग महरूम हो गए। अब इस बात को ज़रा समझें। इसका ये मतलब नहीं है कि जो नमाजी है वो चिकन उड़ा लेगा। किसी के मतलब ये है कि किसी के नमाजी होने की वजह से आप उस पर ट्रस्ट मत करें। नमाज़ पढ़ना उसका पर्सनल मामला है। ये मतलब नहीं है कि नमाजी है वो लाजमी धोखा देगा। नमाज़ पढ़ रहा है, नमाज इबादत गुजार कर रहा है, उसके ज़ाहिरी हुलिये को, उसके ज़ाहिरी तौर तरीक़ों को देख के कभी भी उस पर ट्रस्ट ना करना। ये उसकी जो इबादत हैं, उसका जो तौर तरीक़े हैं, ये उसके पर्सनल मामलात हैं। इसको पर्सनल मामलात में रहना। उस पर अगर आपने डीलिंग करनी है, जिस मामले में डीलिंग करनी है उस मामले में उसका रिकॉर्ड देखो। आपने एक बंदे से प्रॉपर्टी ख़रीदनी है
तो आप देखो उसने पहले जो प्रॉपर्टीज सेल की हैं उसमें किसका रिकॉर्ड किया। ये मत देखो ये इबादत कितनी कर रहे हैं, इसकी दाढ़ी कितनी बड़ी है, इसका हुलिया कैसा है। तो आप हुलिया देख के चीज़ खरीद रहे हो तब आप जो है धोखा खाओगे, वरना बात नहीं। ठीक है, तो ये शख्स देखने में जो नमाजी है, लोग इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, बहुत अच्छा बंदा है, और यही जो है मुर्गी जो है उड़ाकर डिनर में से उड़ाकर ले गया है। अब हकीकत को बयान नहीं कर रहे तो लोग इसकी खुशामद कर रहे हैं। यहाँ वो बात आ गई डिनर क्या है। ठीक है, तो दो मफहूम हो गए। एक मफहूम ये हो गया, ये डिनर की महफिल में जब मैं आया था तो एक बहुत परहेजगार था, इंसाफ पसंद था, अच्छी अच्छी बातें करने वाला बंदा था, और वही बंदा मेरे सामने आया और वही बंदा चिकन उड़ा कर ले गया, और मैं सबसे अच्छा चिकन था वो उठा कर ले गया, और मैं जो हूँ चिकन खाने से महरूम हो गया। तो ये हो गया। डिनर क्या है? ये घर दौड़ की सी बाजी, घर दौड़ घोड़े दौड़ने की बाजी, मतलब रेस। तो आप लोगों ने देखे होंगे कि बहुत सारे घोड़े होते हैं, वो एक रेस होती है, उसमें दौड़ रहे होते हैं। तो बस जो घोड़ा तेज़ दौड़ता है वो जीत जाता है, जो स्लो दौड़ रहा होता है वो हार जाता है। तो जो डिनर है ये भी बस जो तेज़ी से आएगा, तेज़ी से लोगों को धिक्के देगा, तेज़ी से अपने प्लेट में चावल बिरयानी डाल लेगा तो वो पेट भर के खा लेगा, और जो स्लो आएगा, शराफत से आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आएगा, वो रह जाएगा। तो डेली लाइफ में हमारी जो डेली लाइफ है ये भी एक घड़दौड़ की सवारी है। जो तेज़ी से भागेगा, तेज़ी दिखाएगा, तो वो जो है सब कुछ ले जाएगा, और जो आराम आराम से आ रहा होगा, स्लो चल रहा होगा, वो अपने हक से, सच की बात करेगा, हक की बात करना, वो अपने हक से महरूम हो जाएगा। लगाई भूख में महमीज जिसने पार हुआ। अब महमीज लगाना क्या होता है? महमीज लगाना इस तरह होता है कि जो घोड़े पर बैठे होते हैं उनके जो शूज़ होते हैं, शूज़ के पीछे एक छोटी सी पिन, एक हुक सी लगी होती है। तो जब उनका घोड़ा जब स्लो हो जाता है तो वो अपने दोनों पाँव, घोड़े पे बैठे होते हैं तो दोनों पाँव घोड़े के पेट पे मारते हैं। तो इससे क्या होता है, वो जो पिन होती है वो घोड़े को चुभती है, इसको महमीज लगाना कहते हैं, और घोड़ा और तेज़ भागने लगता है। तो जो महमीज लगाएगा, जो जंप लगाएगा, जो महमीज लगाएगा, उसने, जिसने पार हुआ। लगाई भूख में महमीज जिसने पार हुआ, मतलब रेस जीत गया, आगे चला गया। तो जिसने महमीज लगाई, जिसने घोड़े को वो महमीज लगाई, वो रेस जीत गया। और भूख में महमीज लगाना, जिसने धिक्के दिए, जो आगे बढ़ा, जिसने रख रखाव का ख्याल ना रखा, तो वो अपनी प्लेट भर के जीत जाएगा। इसी तरह डेली लाइफ में जिसने धोखा दिया, जिसने फ्रॉड किया, जिसने दूसरों का बरहम तोड़ा, दूसरों का दिल तोड़ा, वो जो है डेली लाइफ में कामयाब होके, चीज़ें वीज़ें समेट के, दुनिया की माल और दौलत समेट के, ज़ाहिरी तौर पर कामयाब होके वो आगे निकल जाएगा। ये दुनिया का जो हो फ़लसफ़ा बयान कर रहे हैं। नहीं तो मेरी तरह से डिनर में ख्वार हुआ, बहुत जलील हुआ, बहुत परेशान हुआ, भूखा वापस आ गया। तो अगर आप भूख में महमीज लगाओगे, घोड़ों की तरह दौड़ोगे, धोखा करोगे, फ्रॉड करोगे, लोगों के माल लूटोगे, तो आप कामयाब हो, दुनिया का असूल है। अगर आप शराफत से रहोगे, शरीफ बनोगे, दूसरों के हक़ का, हकूक़ का ख्याल रखोगे, तो बज़ाहिर आप इस दुनिया में फिर ख्वार हो जाओगे, जलील हो जाओगे। लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला की नज़र में आप दुनिया में भी कामयाब हो, आप आखिरत में भी कामयाब होगे। तो इस शेर की एक लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं। 2-3 मुश्किल पॉइंट्स जो ज़हन में रखने, याद रखो जी। ज़माना साजी का क्या मतलब है, और मोटी ताज़ी मुर्गी से क्या मुराद है, सबसे बेहतरीन चीज़, सबसे बेहतरीन चिकन। घर दौड़ की बाजी से क्या मुराद है, महमीज लगाना का क्या मतलब है। तो अब इस अशार की लिखी हुई तशरीह देखते हैं। हकीकतों का न कहना ज़माना साजी है, ये शख्स देखने में जो बड़ा नमाजी है, यही उड़ाएगा मुर्गी जो मोटी ताज़ी है। डिनर क्या है, ये घड़दौड़ की सी बाजी है, लगाई भूख में महमीज जिसने पार हुआ, नहीं तो मेरी तरह से डिनर में ख्वार हुआ। ये बंद सैयद ज़मीर जाफ़री की मुसद्दस नज़म खड़ा डिनर से लिया गया है, जिसमें आपने माशरती तकरीबात में खाने पीने के तौर तरीक़ों के ज़रिए मगरबी तहज़ीब की अंधी पैरवी पर गहरा तंज़ किया है। इस बंद में शायर ने लोगों के गैर संजीदा और मौका परस्ताना रवैयों पर रोशनी डाली है। शायर बताते हैं कि लोग अपनी हकीकत छुपाते हैं और जो नज़र आते हैं वो हकीकत में होते नहीं हैं। शायर एक ऐसे शख्स का जिक्र करते हैं जो ज़ाहरी तौर पर बड़ा दीनदार और परहेज़गार नज़र आते हैं, लेकिन इसके माशरती रवैयों में वही ख़राबियाँ पाई जाती हैं जो आम लोगों में होती हैं। शायर ने मगरबी तहज़ीब के निकाली के इस डिनर को घड़दौड़ की बाजी से तशबीह दी है, जहाँ सब अपनी भूख मिटाने के लिए घोड़ों की तरह
दौड़ में शामिल होते हैं, और जो शख्स ज़्यादा जल्दबाजी करता है वही अपनी भूख मिटाने में कामयाब होता है। और जो शरीफ लोग होते हैं या जो रख रखाव का शिकार हो जाते हैं वो खाना खाने से महरूम रह जाते हैं। शायर ने यहाँ नहायत खूबसूरती से माशरे में मौजूद मुनाफिकत, खुदगर्जी और मौका परस्ती को जाकर किया है, जहाँ लोग बज़ाहिर नेक और दीनदार नज़र आते हैं मगर अमली तौर पर अपने मफाद की खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। अच्छा, मौका परस्ती को उजागर किया है, जाकर नहीं किया, ये थोड़ा सी मसला हो गया। आप देख लें। वो एक मेज़ ख़वातीन गिर्द सफ़ आ रहा, लबों पे इनके रवा गुफ्तगू का फव्वारा, मैं एक गोशे में सहमा खड़ा हूँ बेचारा, कि ये हटें तो उठाऊँ मैं नान का पारा, असीर हल्का ए खुबा जो मुर्गो माही है, तो हम शहीद सितम हाय कम निगाही है। वो एक मेज़ और वन टेबल, एक टेबल है, ठीक है, ख़वातीन गिर्द सफ़ आ रहा, सफ़ आ रहा मतलब सफ़े बना के, जब नमाज में जब हम खड़े हो जाते हैं तो अरेंज खड़े होते हैं, सफ़े बना के खड़े होते हैं, इसको सफ़ारा होना कहते हैं। या जब जंग में दुश्मन से मुकाबले के लिए हम फौजें जाती थी पुराने ज़माने में तो वो लाइन्स बनाती थी, लाइन्स बना के खड़े हो जाते थे, पहले एक लाइन अटैक करती थी फिर दूसरी अटैक करती थी, इसको सफ़ारा करती थी, ठीक है। तो ख़वातीन सफ़ारा हैं, गिर्द, गिर्द मतलब अराउंड, ठीक है। एक मेज़ है उसके अराउंड ख़वातीन सफ़ आ रहा है, यानी ख़वातीन ने मोर्चे बनाए हुए हैं, ख़वातीन इस तरह उस मेज़ के इर्द गिर्द खड़ी हुई हैं, उस मेज़ को चारों तरफ से घेरे में लिया हुआ है। लबों पे, लिप्स पे उनके रवा, लिप्स पे जारी है गुफ्तगू, गुफ्तगू मतलब बातचीत का फवारा, फवारा कहते हैं जिस तरह एक फवारा होता है उसमें से पानी मुसलसल निकल रहा होता है, और उनके लबों से मुसलसल गुफ्तगू के फवारे निकल रहे हैं। अब उनकी बातें शुरू हो गई हैं, खाना उनका ख़त्म हो गया, मेज़ के वो गिर खड़े हुए हैं, मेज़ से आगे से हट रहे नहीं हैं, और बातें 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 बातें, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उनकी बातें ख़त्म नहीं हो रही। मैं एक गोशे में, एक किनारे में सहमा खड़ा हूँ बेचारा, मैं बेचारा सा बंदा हूँ, सादा सा बंदा हूँ, कम गो हूँ, खामोशी, मैं झिझक रहा हूँ। उस मेज़ में खाने की बहुत चीज़ें मौजूद हैं लेकिन उसके गिर्द ख़वातीन खड़ी हैं, तो मैं झिझक रहा हूँ कि किस तरह मैं उस मेज़ तक पहुँचूँ, कि ये हटें, और मैं वेट कर रहा हूँ कि ये हटें, ये हट जाएं तो उठाऊँ मैं नान का पारा, कहते हैं टुकड़े को, कटे हुए नान रोटी को कहते हैं, और पारा रोटी के कटे हुए एक टुकड़े को कहते हैं। तो कह रहा है कि उस मेज़ के गिर्द ये सब ख़वातीन जमा हैं, आपस में खाना खा चुके हैं, खाना खाने के बाद भी उस मेज़ के पास से नहीं हट रहे, और ख़वातीन होने की वजह से मैं इनका रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं आगे नहीं जा रहा, कि मैं वेट कर रहा हूँ कि ये ज़रा सा इधर हो जाए तो मैं जाके नान का रोटी का एक टुकड़ा जो है वहाँ से उठा लूँ, या वहाँ से कोई खाने की चीज़ में उठा लूँ। तो एक माशरती बुराई है कि खाना खा लिया, आप मेज़ के गिर्द आप खड़े हुए हो, आपने बातें शुरू कर दी हैं, आप औरों के लिए रास्ता नहीं छोड़ रहे। एक ज़रूरी बात, वीडियो को अपलोड करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैंने इस शेर में, आखिरी शेर में मी की जगह हैं लिख दिया था, जिससे सारा मफ़हूम भी बदल गया और तशरीह थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। तो मैंने फिर उस वीडियो को डिलीट करके दोबारा ये पार्ट रिकॉर्ड करके उस वीडियो में दोबारा से ऐड कर रहा हूँ। असीर हल्का खूबा, असीर कहते हैं गिरफ़्तार को, ठीक है, किसी जुर्म में, किसी सज़ा के तौर पे किसी को गिरफ़्तार कर लेना, इसको कहते हैं असीर। असीर का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को जेल में बंद कर दें, सिर्फ ये मतलब नहीं है, और भी मतलब होते हैं, किसी को अपनी निगाहों का असीर कर देना, या किसी को गिरफ़्तार कर लेना, किसी को किसी चीज़ का आदी बना लेना, किसी को किसी काम में मुब्तला कर देना। तो असीर हल्का, हल्का कहते हैं दायरे को, एक बहुत सारे लोग एक दायरा बना के खड़े हों तो उसको कहते हैं हल्का, या हम बहुत सारे लोग जब एक जगह खड़े हो के बातें कर रहे हो, गपशप कर रहे हो, तो हम उसको भी हल्का कहते हैं। जैसे बहुत सारी ख़वातीन एक जगह खड़ी हुई थी तो हम कहेंगे कि ज़रूरी नहीं है उन्होंने दायरा बनाया हो, लेकिन वो एक जगह खड़ी हुई थी, बातें कर रही थी, तो हम कहेंगे ये ख़वातीन का हल्का है। यहाँ पे ये हिस्सा, वो हिस्सा जहाँ ख़वातीन खड़ी हुई हैं तो वो ख़वातीन का हल्का है। हम कह रहे हैं गिरफ़्तार हैं, हल्का खूबा, खूबा कहते हैं खूबसूरत चेहरे लोग, खूबसूरत लोगों को, खूबसूरत चेहरे वालों को। तो खूबसूरत चेहरे वाले गिरफ़्तार हैं। कहाँ गिरफ़्तार हैं? जो मुर्ग़, मुर्ग़ कहते हैं मुर्गे को, और माही, माही कहते हैं मछली को, ठीक है। में
तो जितने जो खूबसूरत लोगों का, खूबसूरत चेहरों का जो हल्का है वो गिरफ्तार हैं मुर्ग और माही में। यानी उनकी सारी अटेंशन, उनकी सारी तवज्जो मुर्ग और माही की तरफ। मुर्ग और माही मतलब जो होगा बेहतरीन खाने की तरफ है। तो एक महफिल में मैं खूब बन-ठन के, मैं संवर के गया हूँ, और उस महफिल में जितने खूबसूरत चेहरे वाले लोग हैं, उन सब की तवज्जो मेरी बजाय, मैं इतना खूबसूरत हूँ लेकिन उनकी तवज्जो मेरी बजाय खाने पीने की चीज़ों पे है। तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, दूसरे लाइन की तशरीह जो है आप खुद ब खुद समझ गए। ठीक है, तो जितने भी खूबसूरत लोग थे वो मुझे देखने की बजाय खाने पीने की चीज़ों की तरफ देख रहे थे, खाने पीने की चीज़ों में गिरफ्तार थे, उनकी कशिश में गिरफ्तार थे। तो हम शहीद हो गए। सितम कहते हैं जुल्म को। ठीक है, सितम हाय, बहुत सारे जुल्म से हम जो हैं शहीद हो गए, हम कुर्बान हो गए, हम फना हो गए। किस चीज़ से फना हो गए? जुल्म से। किस चीज़ के जुल्म से? कम निगाही में। तो हम शहीद हो गए, हम फना हो गए, यानी हम जो है, मेरी जो पर्सनैलिटी है वो जो है वो एक तरह से तबाह हो गई। मैं जो हूँ बहुत डिप्रेस हो गया कि जितने भी महफिल में खूबसूरत चेहरे हैं वो मेरी तरफ देखने की बजाय वो खाने पीने की चीज़ों की तरफ देख रहे हैं। कम निगाही मतलब कम तवज्जो मिलना। तो खूबसूरत लोगों की तवज्जो मुझे कम मिल रही है। तो इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि हम शहीद सितम हाय कम निगाही हैं, तो खूबसूरत लोगों की तवज्जो मुझे ना मिली। तो एक तो मैं भूखा रह गया, और दूसरा क्या हो गया, मुझे भूखा रहने का गम था, और दूसरा लोगों की जो तवज्जो है वो भी मुझे न मिल सकी। तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ। अब वापस उसी वीडियो में चले जाते हैं जहाँ से हमने इसको स्किप किया था। इन चेहरे मेरे इर्द गिर्द मुर्ग और माही की जगह मेरे इर्द गिर्द जमा होते। तो शायर मुर्ग और माही की किस्मत पर रश कर रहा कि हसीन चेहरों ने आपको लिया हुआ, तो मुझ पर इतना बड़ा जुल्म हो गया। एक तो मैं भूखा रह गया, दूसरा जितने हसीन खूबसूरत चेहरे हैं, ये मुर्ग और माही जो हैं, मछली और मुर्ग अच्छे खूबसूरत खाने जो हैं, इनके गिर्द हल्का बना के खड़े हुए हैं, और मेरी तरफ कोई देख रहा नहीं है। तो कोई इतनी मुश्किल इधर बात नहीं है। तो अब इस शेर के एक लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं, और फिर आगे कुछ डिस्कशन करते हैं। वो एक मेज़ ख़वातीन गिरद सफ़ आ रहा, लबों से उनके रवां गुफ्तगू का फव्वारा। मैं एक गोशे में सहमा खड़ा हूँ बेचारा, कि ये हटे तो उठाऊँ मैं नान का पारा। असीर हल्का खूबा जो मुर्ग माही में, तो हम शहीद सितम हाय कम निगाही में। इस बंद में शायर ने महफिल में फैली बेतरतीबी और गैर संजीदगी और मगरबी तहजीब की पैरवी में मर्द और जन की मखलूत महफिलों पर तनकीद करते हुए इस मेज़ को मौजू बनाया है जहाँ ख़वातीन जमा हैं और दुनिया जहान की बातें करने में मसरूफ़ हैं। शायर के बकौल ख़वातीन इकट्ठी हो जाए वहाँ से न ख़त्म होने वाली बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है, जबकि इस दौरान शायर एक गोशे में सहमा हुआ और बेचारगी की हालत में खड़ा है और उस मौके के इंतज़ार में है कि वो खाना हासिल कर सके। शायर को इस बात का शदीद दुख है कि महफिल में मौजूद तमाम हसीन और जमील चेहरे शायर की तरफ देखने की बजाय खाने पीने की अशिया की जानिब नज़र रखे हुए हैं, और खाना मिलने के साथ साथ शायर को हसीन चेहरों की जानिब की तवज्जो न मिलने का गम भी सता रहा है। शायर ने दरअसल अपने मंज़ाहिया अंदाज को बरकरार रखते हुए तकरीबात में मखलूत महफिलों पर खुलकर तनकीद की है कि मर्दों और ख़वातीन की इकट्ठी महफिल में शरीफ किस्म के मर्द हज़रात ख़ुद को काफ़ी मजबूर महसूस करते हैं कि वो ख़वातीन के एहतराम में उनके दरमियान से खाना नहीं उठा सकते। इस शेर में 2-3 बातें जो आपने याद रखनी है। सफ़ारा होने से क्या मुराद है, गुफ्तगू का फवारा से क्या मुराद है, यानी बेमकसद बातें। ठीक है, इसके अलावा नान का पारा से क्या मतलब है, खूबा हल्का खूबा से क्या मुराद है, कम निगाही का क्या मतलब है, सितम हाय शहीद सितम हाय कम निगाही, इससे क्या मुराद है। ये 3-4 पॉइंट्स आप लोगों ने जहन में रखने हैं। यहाँ पे आखिरी शेर का एक मतलब ये भी जहन में आ सकता है, ये मतलब भी हो सकता है कि जो सादा से लोग होते हैं, जो बनावटी नहीं होते, सिंपल पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनके ऊपर इतनी निगाहें नहीं पड़ती, और जिन्होंने बनावट की होती है, जिन्होंने अपने ऊपर मुनाफिकत की चादरें ओढ़ी होती हैं, सारे लोग जो हैं, सारे खूबसूरत लोगों से मुराद
दीगर मौक़े हो गए, दीगर तरक्की के मौक़े हो गए, कुछ हो गए, तो सारे उनके पीछे चले जाते हैं, मुनाफिकों के पीछे। और हम सादा लोग जो होते हैं, सिंपल लोग जो होते हैं, झूठ नहीं बोलते, मुनाफिकत नहीं करते, हमें कोई इतनी लिफ्ट नहीं करवाता। तो तशरीह आप देख चुके हैं। तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर अपने ख़त्म पे पहुँचा। अगले लेक्चर में इसी नज़म की हलशुदा मश्क जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई बात हो, कोई सजेशन हो, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के स्टार्ट पर दिए हुए हैं, वहाँ से बराह रास्त मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।